नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं महामारी के इस दौर में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 3 जून 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। इसके बाद बच्चों के लिए राहत योजना, इसके बाद तुलसा जाति का नरसंहार, फिर कोकलास फीजेंट एक पंछी की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, फिर वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर, उसके बाद 5G टेस्टिंग, उसके बाद मॉडल किराएदारी अधिनियम की बात करेंगे और सबसे अंत में हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की रूपरेखा के संदर्भ में। क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। स्टूडेंट्स, हमारे इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 गवर्नेंस के साथ में जोड़ सकते हैं। एग्जाम फियर चर्चा में क्यों है? CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सरकार के पास इस दौर में उपाय सीमित थे और उन्होंने जिस उपाय को चुना वो था परीक्षा को रद्द करना। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार को शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए जो कार्य करने चाहिए, क्या वो कार्य किए गए हैं? और इन कार्यों को करते समय केंद्र सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इस आलेख के अंदर में हमने इन्हीं सब विषयों को संबोधित करने का प्रयास किया है गवर्नेंस के संदर्भ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2020 में कुछ एक प्रश्न पत्र रह गए थे और जब उनकी परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया तो इस बात को देखा गया कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर में इन्फेक्शन फैल गया। तो अब यहां पर आप लोग जरा सुपर स्प्रेडर घटना के कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। दरअसल स्टूडेंट्स, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इस दौर में ऐसी कोई घटना जहां पर बड़े पैमाने पर लोग एकत्र होते हैं। अब ये चुनावी रैली हो सकती है, यह कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है या किसी परीक्षा का आयोजन हो सकता है। ऐसी घटनाओं को सुपर स्प्रेडर घटना के तौर पर संदर्भित किया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे लोगों के कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने की आशंका रहती है। खास तौर पर भारत में जब डबल म्यूटेंट वेरिएंट बहुत तेजी के साथ में फैल रहा है और इसने लाखों लोगों को इन्फेक्ट किया है और बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई हैं। केंद्र सरकार के सामने निश्चित रूप से इस बात की चुनौती थी कि वे अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करें और उन्होंने यहां पर जो निर्णय लिया वो था परीक्षा को रद्द करने का। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि बच्चों को सर्टिफाई करने के लिए कि वो 12वीं पास कर चुके हैं, इसके लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी? तो इसके लिए कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को यूज किया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे स्कूल और CBSE। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स प्रदान किए जाएंगे। अब यहां पर आवश्यकता है किसी एक ठोस रणनीति की, क्योंकि इस माहौल के अंदर में बच्चों का जो मूल्यांकन है उनकी योग्यता का वो ठीक से हो पाए, क्योंकि 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी विद्यार्थी के जीवन में, उसके भविष्य में, उसके कैरियर के अंदर में। तो निश्चित रूप से कुछ अन्य रणनीतियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हैं जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, इनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे जो नीट और JEE की तैयारी कर रहे होंगे। इस संदर्भ में सरकार को अपनी रणनीति को स्पष्ट करना होगा। अब हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि गवर्नेंस के स्तर पर सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पर्याप्त वैक्सीन खुराक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टीका कवरेज के जो प्लान हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसमें एक दुविधा का माहौल है। इसके अलावा वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं वो किन क्षेत्रों में फैल रहे हैं, इसके बारे में भारत के अंदर में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध
नहीं है और ये एक बड़ी चुनौती है। हम कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग, दैट इज जीनोम अनुक्रमण हिंदी के अंदर में, ये जो बहुत मजबूत है पूरी प्रक्रिया उनके यहाँ पर, तो बहुत जल्दी से वो पता लगा लेते हैं कि वहां पर कौन कौन से वायरस के प्रकार फैल रहे हैं। अब जरा समझिएगा, भारत का आकार बड़ा है, हमारे यहाँ आबादी अधिक है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हम एक आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और इसके अंदर में सरकार को अपने पूरे संसाधनों का इस्तेमाल इस दिशा में करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं तो इसके माध्यम से, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम संक्रमण की भावी लहरों को रोक सकते हैं। हमें मुफ्त और व्यापक परीक्षण को आगे बढ़ाना होगा, जैसे कि हम ब्रिटेन के अंदर में देख रहे हैं, और इसके माध्यम से वो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन कवरेज की हम जब बात करते हैं तो सिंगापुर का मॉडल हमारे सामने आता है, अमेरिका का मॉडल हमारे सामने आता है। सिंगापुर ने 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए mRNA वैक्सीन कवरेज को मंजूरी दे दी है। आप लोग जरा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, mRNA वैक्सीन के अंदर में जो सबसे बड़ी कंपनी सामने है वो है फाइजर, और फाइजर भारत सरकार के साथ में भी लगातार बातचीत कर रही है लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए। अब यहां पर सिंगापुर की बात करते हुए आप लोग सबसे पहले इस बात को समझो कि सिंगापुर से पहले अमेरिका ने अपने यहां पर 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को शुरू कर दिया था, और इसकी अनुमति फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक बड़ी नियामक संस्था है अमेरिका के अंदर में, वैक्सीन वगैरह के संदर्भ में, दवाओं और फूड वगैरह के संदर्भ में वो अनुमति दे चुके थे। अब यहां पर mRNA वैक्सीन का जिक्र आ गया। दरअसल स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए mRNA वैक्सीन को ज्यादा सेफ बताया जा रहा है। तो आप लोग जरा जानिए कि mRNA वैक्सीन है क्या, किस तरीके से यह काम करती है और क्यों ये ज्यादा सेफ बताई जा रही है बच्चों के संदर्भ में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी वैक्सीन की बात करें, कुछ वैक्सीन के अंदर में निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल किया गया है, कुछ वैक्सीन के अंदर में किसी दूसरे वायरस को, जैसे एडिनो वायरस होता है, चिंपैंजी में जो काम वगैरह करता है, उसमें बदलाव करके कोरोना वायरस की तरह उसको बनाया गया है और फिर उसको बॉडी में लगाया जा रहा है। अब इन सब का एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये सारे के सारे वायरस निष्क्रिय हैं या एग्जैक्टली वायरस है ही नहीं, तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाएंगी जीवित वायरस के प्रति। और अगर वो जीवित वायरस कभी हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा शरीर पहले से ही जानता होगा कि उससे लड़ना कैसे है। अब हम बात करते हैं mRNA वैक्सीन की। इस वैक्सीन के अंदर में मैंने अभी बताया कि इनएक्टिव वायरस का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं है। अब जो ये कोरोना वायरस है, इस वायरस के अंदर में जो स्पाइक प्रोटीन है, केवल इसका प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हमारे बॉडी के अंदर में इस प्रोटीन के प्रति एंटीबॉडीज का विकास होता है, और इस तरीके से अगर हम कभी भी जीवित वायरस के संपर्क में आए तो हमारे शरीर को पता होगा कि इससे लड़ना कैसे है। अब यहां पर वैज्ञानिक ये बात बता रहे हैं कि mRNA वैक्सीन जो है वो डीएनए में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं व्यक्ति के, क्योंकि बच्चों के डीएनए के अंदर में अगर कोई बदलाव होते हैं तो वो उनके सामान्य शेष जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्पाइक प्रोटीन वगैरह है, mRNA है, ये एंटीबॉडीज को ट्रिगर करने के बाद में एक हद तक स्वतः नष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से बच्चों के संदर्भ में हम इसे एक हद तक सुरक्षित मान सकते हैं, जो डेटा हमारे सामने अभी रखा गया है। अब यहां पर अन्य शोध, अन्य निष्कर्ष क्या कहेंगे, वो तो अगर ऐसी कोई डिबेट सामने आती है तो निश्चित रूप से हम लोग आपको बताएंगे ही। हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से ही लिया गया है। GS2 सोशल जस्टिस के साथ में इसे हम जोड़ेंगे। एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 के दौर में जो बच्चे अनाथ हुए हैं इनके संदर्भ में कुछ जानकारियां रखी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यहां पर कहा कि लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए
या जिनको उनके अभिभावकों के द्वारा छोड़ दिया गया किन्हीं हालातवश, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 17 वर्ष के बीच में है, एक बड़ी तादाद में इन बच्चों के ऊपर लगातार तस्करी और देह व्यापार का खतरा मंडरा रहा है। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 23 और 24 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मानव तस्करी और दुर्व्यापार को रोकते हैं। इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। हम लोग कई बारी अलग अलग जानकारियां सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने भी देखी हो। कई लोग ऐसे बच्चों की जानकारियां दे रहे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है और उन्हें गोद लेने के लिए कहा जा रहा है कि इन बच्चों को गोद लिया जाए। अब जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, किशोर न्याय अधिनियम दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 80 और 81 के तहत ऐसे पोस्ट करना अवैध है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, क्योंकि ये एक किस्म का संवेदनशील मुद्दा हो जाता है जिसमें एक बच्चे की पूरी जानकारी को पब्लिक डोमेन के अंदर में डाल दिया गया, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सामान्य लोग इस जानकारी को कई बार शेयर कर देते हैं, उनको लगता है कि वो किसी बच्चे का भला कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, बच्चों का भला नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कई सारी जगहों पर भीख मांगते हुए छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे। हम लोग भावुक होकर के ऐसे बच्चों को कई बारी पैसे दे देते हैं, लेकिन सही तर्क यह कहता है कि ऐसे बच्चों को पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को पैसे मिल जाते हैं, इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों को किडनैप किया जाता है और उनसे भीख मंगवाई जाती है। उनके कई बारी शारीरिक अंगों तक को नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि लोग और दया करके उनको और पैसे दें। कई जगहों पर यह एक प्रकार का संगठित व्यापार बन चुका है। तो हमें निश्चित रूप से यहां पर व्यावहारिकता और भावुकता के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत लोगों को 3 से 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब यहां पर केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के संदर्भ में कुछ राहत योजनाएं घोषित की हैं। जैसे ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में सरकार के खर्चे पर भर्ती कराया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 11 से 18 साल के बीच में है, उन्हें सैनिक विद्यालयों में या नवोदय विद्यालयों में भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ इन बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख तक। पीएम केयर्स फंड जो है उसके माध्यम से 10 लाख रुपए का फंड बनाया जाएगा हर बच्चे के लिए। और जब ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो इन्हें मासिक भुगतान एक आय के रूप में किया जाएगा। और जब ये बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो जो भी पैसे इनके फंड में बचे होंगे उनका लमसम भुगतान इन बच्चों को कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अधिकारियों को एनसीपीसीआर पोर्टल बाल स्वराज पर देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों का विवरण अपलोड करने का आदेश दिया है। जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों लोगों को या उनके अकेले जीवित माता पिता की या तो माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई या उन्होंने अपने कानूनी अभिभावक को खो दिया, तो इन बच्चों की जानकारियों को बाल स्वराज पोर्टल पर डाला जाएगा। जरा आप लोग देखिए बाल स्वराज कोविड केयर के बारे में, यहां पर इसका एक चित्र है। एनसीपीसीआर ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर तैयार किया है। तो ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, क्योंकि इस पूरी चर्चा में इसकी बात लगातार हमारे सामने आती रही। तो ये एक वैधानिक निकाय है स्टूडेंट्स, जिसे संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 2007 में। हालांकि जो इसका अधिनियम है वो 2005 में पारित हो गया था। मंत्रालय का नाम बड़े अच्छे से आप दिमाग में रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसके अलावा ये आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत के अंदर में
बच्चों के संबंध में जो भी कानून, नीतियां, कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत होने चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत इस कन्वेंशन का एक मेंबर है। इसके अलावा ये जो एनसीपीसीआर है, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच और उनका निपटारा भी करता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर में एनसीपीसीआर के कार्यों के संदर्भ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग और ध्यान दीजिए कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के संदर्भ में जो अधिनियम है पोक्सो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में भी यह संस्था काम करती है। अब हम लोग चलते हैं अगले समाचार की तरफ। पेज संख्या 13 से इसको लिया गया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको हम जोड़ सकते हैं। विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने अपने ही देश के इस काले अध्याय के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई। रिमेंबरिंग द तुलसा रेस मैसाकर 100 ईयर्स लेटर। क्या है पूरा घटनाक्रम, जरा समझिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका के इतिहास में नस्लीय हिंसा की सबसे खराब घटनाओं में से एक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, और ऐसा करने वाले ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। ये एक चित्र है स्टूडेंट्स यहाँ पर उन अश्वेत लोगों के घरों का जिन्हें श्वेत लोगों के द्वारा बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया 1921 में। दरअसल स्टूडेंट्स तुलसा जाति का नरसंहार 31 मई और 1 जून 1921 को हुआ, जब श्वेत निवासियों की भीड़ और उनमें से कई लोगों को शहर के अधिकारियों के द्वारा जिनको हथियार दिए गए थे, उन्होंने अश्वेत निवासियों के घरों पर हमला किया। तुलसा जो जनजाति के लोग थे, ये ओक्लाहोमा जो एक राज्य है अमेरिका के अंदर में, आप यहां पर देख सकते हैं मानचित्र में लाल रंग से मैंने इसको दिखाया है। यहां पर ग्रीनवुड जिला है। यहां पर तुलसा जाति के जो घर थे, उनके व्यवसाय थे, उन्हें सब कुछ तबाह कर दिया गया। तुलसा जाति की अगर हम लोग बात करें तो ये उस समय अमेरिका के अंदर में सबसे धनी अश्वेत समुदाय के रूप में देखा जाता था, और इनके क्षेत्र को ब्लैक वॉल स्ट्रीट के रूप में जाना जाता था। अब यहीं पर सारी चर्चा करते हुए जिम क्रो कानूनों की बात करनी भी जरूरी हो जाती है। दरअसल अमेरिका के अंदर में सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में खूब चर्चाएं होती हैं 1861 से लगभग 65 के बीच में। इन्हीं सबके संदर्भ में कुछ राज्यों के अंदर में, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में स्थानीय स्तर पर जिम क्रो कानूनों को लाया गया। दरअसल जिम क्रो जो है, ये एक प्रकार का थिएटर कैरेक्टर बनाया गया था, जिसमें बहुत फूहड़ तरीके से, बहुत गंदे तरीके से जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनका चित्रण किया गया था, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके प्रति नफरत को फैलाने के लिए। ऐसा ही एक चित्र जिम क्रो नाम के इस कैरेक्टर का इस चित्र में आप लोगों को दिखाया गया है। इन कानूनों के वजह से जो श्वेत नागरिक थे और जो अश्वेत नागरिक थे, उनके बीच में भेदभाव किया जा रहा था। नस्लीय अलगाव को लागू करने वाले कानून थे ये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में। ये इस बात को भी दिखाता है कि अमेरिका के अंदर में अश्वेत लोगों के प्रति भेदभाव कितने लंबे समय तक बना रहा है, दास प्रथा के कानूनी रूप से अंत के बाद भी। और यहां तक कि ये भेदभाव स्टूडेंट्स आज भी देखने को मिल जाते हैं। जिम क्रो कानूनों की वजह से जिन अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, तुलसा जनजाति वाले जो इलाके थे ओक्लाहोमा के अंदर में, ये ऐसे लोगों के लिए एक प्रकार से शरण स्थल का कार्य कर रहे थे। इन्हीं सब के बीच में मैं आप लोगों को अमेरिका के एक चरमपंथी श्वेत संगठन जो कि अश्वेतों के प्रति नफरतों को फैलाता है, कू क्लैक्स क्लैन के बारे में भी बताना चाहूंगा। और यह संगठन अभी भी अमेरिका के अंदर में सक्रिय है, और 1920-21 के दौरान तो यह संगठन बहुत अधिक मजबूत था, और इस पूरे के पूरे वारदात के अंदर में इस संगठन का भी हाथ होने की बात सामने आई थी। बाद में अमेरिका के अंदर में
कई सारे अश्वेत लोगों ने इन सारे मुद्दों को उठाया। मार्टिन लूथर किंग का नाम बड़े पैमाने पर यहाँ पर लिया जाता है। इन्हीं सबके बीच में 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम को पास किया गया अमेरिका के अंदर में अश्वेतों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। अब आप समझिए, घटना घटी थी 1921 में और इस घटना की जांच के लिए नस्लीय दंगा आयोग गठित किया गया 1997 में जाकर के, और निश्चित रूप से बड़े सारे एविडेंसेस, बड़े सारे लोग सब नष्ट हो गए होंगे। 2001 में इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई। आप भी समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय के बाद रिपोर्ट में बहुत कुछ सामने नहीं आया होगा, लेकिन शुक्र है अमेरिका के अंदर में आज एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जिसने साहस दिखाया स्वीकार करने का। क्या कहा इन्होंने? हम यह दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा करके हम खुद पर कोई एहसान नहीं करते हैं। हमें अच्छा बुरा सब कुछ पता होना चाहिए। निश्चित रूप से महान राष्ट्र यही करते हैं, वे अपने अंधेरे पक्षों का भी सामना करते हैं, स्वीकार करते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समाचार पेज संख्या 12 से लिया गया है। इसको हम GS3 एनवायरमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। समाचार है, रेयर सब स्पीशीज ऑफ मेल कोक्लास फीजेंट पुक्रेसिया। ये एक पंछी है एक प्रकार का, और ये पाया गया है, देखा गया है वालोंग के जंगलों में अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ये पंछी मुख्य रूप से तिब्बत और चीन वगैरह के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। हालांकि इसकी कुछ प्रजातियां भारत के अंदर में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो उप प्रजाति जो चित्र में आपको दिख रही है, ये पहली बार हमारे क्षेत्रों के अंदर में देखी गई है। खबरें कई बारी आती थी, लेकिन इसकी फोटो खींचने में पहली बार सफलता मिली है। निश्चित रूप से जैव विविधता के संदर्भ में पंछी प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जरा हम इस पंछी के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं जो कि परीक्षा में हमारे काम की हो सकती हैं। और इस पर आप लोगों ने सभी ने ध्यान दिया होगा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में ऐसी अनजानी सी प्रजातियों के बारे में जब कोई जानकारी मिलती है तो उस पर प्रश्न बन जाते हैं। ध्यान रखें। तो ये जो पंछी है मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय का निवासी है। दुनिया में लगभग इसकी 9 उप प्रजातियां हैं, और इनमें से एक उपप्रजाति जो कि तिब्बत और चीन के अंदर में दिखती है, वो हमारे अरुणाचल के क्षेत्र में दिखी है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अरुणाचल का क्षेत्र है वो तिब्बत और चीन के क्षेत्रों के पास में ही है। अब इसकी प्रजातियों में से 4 उपप्रजातियां तो भारत में ही मिलती हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर में, और अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग स्थानीय नाम भी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखें कि IUCN की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है, मतलब कि संकट मुक्त है। ये बड़ी अच्छी बात रही। यहाँ पर फोटोग्राफर जिन्होंने इसकी फोटो खींची है उन्होंने कहा है कि इसके बारे में वो और जानकारियां मुहैया करवाएंगे, अपना शोध पत्र वो प्रकाशित करेंगे, BNHS के अंदर में इसका वो प्रयास कर रहे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये संस्था, इसका मुख्यालय बॉम्बे के अंदर में ही स्थित है, और 1883 के अंदर में इस संस्था को स्थापित किया गया था। बर्ड वॉचर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन संस्था है भारत के अंदर में, पंछियों के इतिहास को जानने समझने के लिए और खोजबीन के संदर्भ में। इसके अलावा मैंने आपसे IUCN की बात भी की है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए IUCN के बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में इस संस्था की स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स, फ्रांस में, और वर्तमान में जो इसकी लोकेशन है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 7 से, GS3 इकोनॉमी से इसे हम जोड़ सकते हैं, और समाचार है अमेरिका द्वारा G20 देशों से यह कहा गया है कि वे वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर को अपनाएं। वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर इसलिए चर्चा में आ जाता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु कॉरपोरेट कर की दरों को कम करने को लेकर के अलग देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है। तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है जो विदेशी या घरेलू कॉरपोरेट इकाइयों की शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाता है।
अमेरिका ने जो वर्तमान प्रस्ताव रखा है उसमें उसने 21% के न्यूनतम कॉरपोरेट कर की परिकल्पना की है। अब स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट कर इसलिए बहुत चर्चा में आ जाता है क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अपने मुनाफे को बचाने के लिए कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, ऐसे देशों की तलाश करती रहती हैं जहां पर कर की दरें बहुत कम हो। जैसे कैरेबियन कंट्रीज हो गए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, बहामास वगैरह हो गए, और भी कई सारे आइलैंड्स हैं ऐसे प्रशांत महासागर के अंदर में, अटलांटिक के अंदर में, जो कि टैक्स हेवन के रूप में काम करते हैं। तो ये कंपनियां यहां पर एक तरीके से ट्रीटी शॉपिंग करती हैं। बड़ा अच्छा टर्म है ट्रीटी शॉपिंग, ध्यान रखना आप लोग। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए भारत के किसी एक ऐसे देश के साथ में संधि है जहां पर टैक्स की दरें बहुत कम है और भारत उस देश से अपने यहां पर आने वाली कंपनियों को टैक्स में रियायत भी देता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जहां पर टैक्स की दरें कम है वहां अपना ऑफिस खोल लेंगी और दिखाएंगी कि जी हमको तो सारा प्रॉफिट इसी देश में हो रहा है। और फिर क्या होगा कि भारत को टैक्स में नुकसान झेलना पड़ेगा। ये अकेले हमारे देश की कहानी नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों की यही कहानी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कई सारी कंपनियों का जाल बिछा करके इस तरीके से ट्रीटी शॉपिंग करती हैं कि अपने देश की अन्य देशों के साथ में जो उदार कर संधियां होती हैं उसका लाभ उठाने का प्रयास करती हैं ताकि इन कंपनियों को कम से कम टैक्स देना पड़े। इसी को हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। बीईपीएस जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, वो ट्रीटी शॉपिंग से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अमेरिका ने यह बात कह तो दी कि कॉरपोरेट टैक्स की एक जैसी नीति ले आते हैं और इस तरीके से जो कंपनियां हैं तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं उन पे लगाम लग जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी भी देश की जो टैक्स पॉलिसी होती है उसको तय करना उस देश का अपना संप्रभु अधिकार होता है और अगर इस तरीके से ग्लोबली टैक्स को तय किया जाएगा तो संप्रभु अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसके अलावा जो ओईसीडी समूह है, G20 के देश हैं, ये लगातार बीईपीएस को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि अलग अलग देशों के लाभ को बढ़ाया जा सके। कोविड-19 महामारी के दौर में देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भयानक नुकसान पहुंचे हैं। तो अब यहां पर कई सारे ऐसे देश होंगे जिन्हें अमेरिका की इस नीति से नुकसान भी होगा, कुछ को फायदा होगा। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो निश्चित रूप से टकरा सकती है इसके साथ में और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी मैंने आप लोगों को ट्रीटी शॉपिंग के बारे में बताया और इसी के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है बीईपीएस का, तो जरा आप लोग ध्यान रखना। बीईपीएस में दरअसल क्या होता है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों की कमियों का उपयोग करते हैं कि मान लीजिए इन्होंने प्रॉफिट कमाया इस देश के अंदर में लेकिन ये अपने प्रॉफिट को शो करते हैं इस देश के अंदर में क्योंकि इस देश के अंदर में जो टैक्स है वो टैक्स कम से कम लगता है इन कंपनियों के ऊपर में। बीईपीएस और ट्रीटी शॉपिंग एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बारी फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूं एक समरी के फॉर्म में। बीईपीएस के तहत कंपनियां क्या करती हैं कि ये अपने प्रॉफिट को एक ऐसे देश में लेकर के चली जाती हैं, शिफ्ट कर देती हैं पूरे प्रॉफिट को जहां पर टैक्स की दरें कम होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हांगकांग जैसे देशों की अगर हम बात करें तो ये तो बड़े टैक्स हेवन है और इनकी आय का एक बड़ा स्रोत अलग अलग देशों जो कंपनियां हैं उनके ऑफिसेस हैं, इन्हीं से इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और ये अकेले की कहानी नहीं है हांगकांग की, कई अन्य देशों की भी ऐसी ही कहानी है। तो निश्चित रूप से इनको तो नुकसान होगा। अब टैक्स हेवन के बारे में भी आप लोग जरा ध्यान दे लीजिएगा। टैक्स हेवन ऐसे देश होते हैं जो कि विदेशी व्यक्तियों और व्यवसायों पर इन क्षेत्रों में बहुत कम टैक्स लगता है या बिल्कुल टैक्स लगता ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्षेत्र छोटा होता है, जनसंख्या कम होती है, तो ऐसे में ये जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स ऑफर करते हैं और ऐसे में अलग अलग कंपनियां आके यहाँ पर व्यापार करती हैं जिससे इनको मुनाफा होता है। अब अगर हम भारत के पक्ष को भी यहाँ पर जोड़ें तो हमारे यहाँ पर जो स्टार्टअप है ग्लोबल लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए
ऐसे कई क्षेत्रों में जहां पर टैक्स बहुत कम है वहां पर अपने हेडक्वार्टर सेटअप करते हैं, ताकि जब ये लोग ऑपरेट करें अलग अलग देशों के अंदर में, तो हमारे स्टार्टअप या हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करके ऐसे क्षेत्रों में लेकर के जा सकें जहां पर कम टैक्स देना पड़ता है। इससे कभी कभी हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारी कंपनियां हैं प्रॉफिट को कहीं और पर दिखा रही हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इस संदर्भ में भारत सरकार जो प्रयास करती है उससे जो लाभ मिलेगा वो भारत सरकार को मिलेगा। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर ऐसा कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो भारत सरकार के लाभ पाने की जो संभावनाएं हैं निश्चित रूप से उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं अगले समाचार की तरफ। पेज संख्या 8 से इसका संबंध है, जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसको जोड़ेंगे। दरअसल मॉडल किराएदारी अधिनियम को राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को भेजा गया है केंद्र की तरफ से। केंद्र का यहाँ पर प्रयास है कि कई क्षेत्रों में जो निवासहीनता की समस्या है, लोगों को किराए पर घर नहीं मिल पाते हैं, आसानी से कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनका निपटारा किया जाए। इसके अलावा किराएदारी जो कि कई क्षेत्रों के अंदर में, खास तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उन शहरों के अंदर में एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है, एक बड़ी आय होती है लोगों को। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि अगर किराएदारी को संगठित क्षेत्र के साथ में जोड़ दिया जाए तो ऐसे लोग जो इस से जुड़े हुए हैं उन्हें एक बाजार की प्राप्ति होगी, उन्हें मालूम चल सकेगा कि किन किन लोगों को घरों की जरूरत है, जिन्हें घरों की जरूरत है उन्हें यह मालूम चल जाएगा कि कहां कहां पर घर उपलब्ध है। हालांकि अगर हम लोग बात करें निजी रूप से तो ऐसे कई सारी ऐप्स हैं, ऐसे कई सारे पोर्टल हैं जो इस संदर्भ में लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। आप लोग भी जानते होंगे ऐसे कई सारे पोर्टल्स और संस्थाओं के बारे में, जैसे नो ब्रोकर वगैरह हो गया, 99 एकर्स वगैरह हो गया। तो ये कुछ ऐसे ही निजी रूप से प्रयास है। इसके माध्यम से सरकार एक और प्रयास कर रही है कि जो उपभोक्ता हैं, जो किराएदार हैं, उनके हितों का भी संरक्षण किया जा सके। हमारा अगला समाचार ये भी पेज संख्या 8 से ही है, जीएस प्रीलिम्स के साथ में ही इसको हम जोड़ेंगे। एक्ट्रेस हैं जूही चावला जी, उन्होंने कोर्ट के अंदर में एक याचिका डाली थी कि 5G के जो ट्रायल है उससे मानव स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना है, और उनकी इस याचिका को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। सरकार ने बिल्कुल इनकार किया कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता है कि 5G के ट्रायल से लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये एक लोकप्रियता पाने का प्रयास महज है। लेकिन इसके बीच में कुछ एक बहस जो मिस हो गई, जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, और वो बहस ये है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। दरअसल कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि जो ये मोबाइल के टॉवर्स वगैरह हैं, इनसे जो रेडिएशन निकलता है वो आयोनाइजिंग नहीं होता है। मतलब कि अगर वो आपके शरीर के अंदर से गुजर रहा है तो आपकी कोशिकाओं वगैरह को आयोनाइज नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं ठीक है आयोनाइजिंग नहीं होता है, लेकिन थर्मल रेडिएशन तो होता है कि आपके शरीर के तापमान को तो बढ़ाता है, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान लगातार बढ़ता घटता है तो निश्चित रूप से उसकी तंत्रिकाओं के ऊपर में उसका नकारात्मक असर पड़ता है। दरअसल स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक समुदाय इसमें बटा हुआ है दो हिस्सों में, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत शोध करने की आवश्यकता है। जो डिजिटल इक्विपमेंट्स का प्रयोग है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके प्रयोग को विनियमित करने के संदर्भ में हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हमारे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर इसमें और कोई डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। अब स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, महामारी के समय में शिक्षा को सुरक्षित करने में सरकार के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंक। सबसे पहले आप लोग भूमिका की चर्चा कर देंगे, महामारी के समय में शिक्षा पर जो असर पड़ा है उसकी। इसके अलावा नीट और जेईई जैसे राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनका भविष्य क्या होगा। चुनौतियों की बात अगर हम करें तो वैक्सीन अनअवेलेबल है, इतनी उपलब्ध नहीं है।
वायरस के जो अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं, उस पर कम जानकारियां हैं। और अगर हम बात करें मूल्यांकन पद्धति की, तो अभी तो वस्तुनिष्ठ पद्धति का प्रयोग कर रही है सरकार, लेकिन इसके अलावा किसी और अधिक पर्याप्त और कुशल मूल्यांकन पद्धति का विकास करने की आवश्यकता भी है। निष्कर्ष रूप में आप लोग इस बात को लिखेंगे, मजबूत जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम को भारत में लागू करने की आवश्यकता है और 12 साल और उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीन कवरेज करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका द्वारा समर्थित वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। 150 शब्द 10 अंक। अब इसमें सबसे पहले तो न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स का परिचय दे देंगे, फिर इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था, कंपनियां ट्रिटी शॉपिंग करती हैं उसको रोकने के लिए। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की जो रणनीति है उसको भी यहां पर आप दिखा देंगे। इसके अलावा चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कर नीति को तय करना किसी भी राष्ट्र का अपना संप्रभु अधिकार होता है, जिसके अंदर में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। OECD और G20 का जो पक्ष है BEPS के संदर्भ में, उसके बारे में चर्चा कर देंगे। इसके अलावा निष्कर्ष में जब आप पहुंचेंगे तो भारत को जो स्टार्टअप जो सेगमेंट है हमारा, उसको जो नुकसान होने की आशंका है उसको बता देंगे। और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 21% का जो ये टैक्स प्रपोज किया गया है ये थोड़ा ज्यादा है, अगर इसे 15-16% के आसपास रखा जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।